हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डी ब्रोए हाइपोथेसिस और मैटर वेव्स के बारे में। इस सीरीज में जो लास्ट वीडियो था उस पे हमने देखा कि कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डुअल नेचर फॉर्म करती है, यानी वो पार्टिकल और वेव दोनों ही नेचर एग्जिबिट करती है। तो आज हम देखेंगे कि केवल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही नहीं, पार्टिकल भी डुअल नेचर शो करता है, यानी वो पार्टिकल तो ही साथ के साथ वो वेव भी अपने साथ एसोसिएट करता है जब वो मूव करता है। तो इस बात का जो पता था वो सबसे पहले डी ब्रोए ने 1924 में इसको फाउंड किया और उसके बेसिस पे एक यूनिफाइड इक्वेशन फाउंड की जो कि वेव और पार्टिकल बिहेवियर के बीच का एक यूनिफिकेशन शो करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर वेव्स के बारे में और इसकी हम बनाएंगे इक्वेशन। ओके, तो जो डी ब्रोए हाइपोथेसिस था वो कुछ इस बेसिस पे था दैट the electromagnetic wave shows the particle behavior similarly the particle also exhibit wave nature। ओके, तो ये है हमारा डी ब्रोए का हाइपोथेसिस। तो इसको थोड़ा और बेटर कोट एंड कोट वे में मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। दैट इज मूविंग particle associate waves, and these waves are called matter waves or डी ब्रोए वेव्स। ओके, डी ब्रोए वेव्स। तो ये है इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन, डी ब्रोए हाइपोथेसिस का डेफिनेशन, दैट द मैटर पार्टिकल एसोसिएट्स वेव एंड दीज वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। ओके, तो ये तो हमने जान लिया कि भाई जो मैटर पार्टिकल यानी यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। और बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ इस पे, तो केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही नहीं, इवन एटम्स और इवन मॉलिक्यूल्स भी वेव नेचर शो करते हैं। उन पे एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें उन्होंने वहां पे डिफ्रैक्शन जो वेव का प्रॉपर्टी है वो पाया गया और इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी भी पार्टिकल्स ने शो किया। ओके, तो ये जो डी ब्रोए ने अपना हाइपोथेसिस दिया, दैट्स प्योरली बेस्ड ऑन इंट्यूशन, और उसके बाद उन्होंने इस पे थोड़ा वर्कआउट किया। बाद में उन्होंने एक इक्वेशन फॉर्म की, क्योंकि डी ब्रोए बेसिकली आर्ट्स के स्टूडेंट थे, वो हिस्ट्री सब्जेक्ट के थे। बाद में उन्होंने फिजिक्स पे थोड़ा वर्क किया और इसके बेसिस पे ये इक्वेशन फॉर्म की, और बाद में इसी इक्वेशन पर जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गया तो बाद में उनको नोबेल प्राइज भी इसी इक्वेशन पे मिला। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी फेमस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। तो अब ये इक्वेशन जो है इसका हमें रिलेशन फाउंड करना है कि कैसे मैटर वेव्स का जो वेव प्रॉपर्टी है और जो पार्टिकल नेचर है उसके बीच क्या बेसिकली एक रिलेशन है, वो हम जरा फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो कंसीडर a photon having wavelength लैम्डा। एक फोटोन ले लेते हैं जिसका वेवलेंथ लैम्डा है। तो फोटोन अगर जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, उसका जो एनर्जी होगा उसका इक्वेशन क्या हमने देखा है, दैट इज hc ओवर लैम्डा एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू hd। ओके, अगर ये क्वेश्चन से आप फैमिलियर नहीं है तो आप फिर थोड़े पीछे के वीडियोस देखें जो कि आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये इक्वेशन हमने बना ली, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा विच इज इक्वल टू एच ड्यू। ओके, अच्छा एक और इक्वेशन हम बनाते हैं। एक और इक्वेशन है कि मान लीजिए कि जो आपका पार्टिकल है
जो फोटोन है, जब फोटोन मूव करता है तो वो कुछ मास उसके अंदर होता है. रेस्ट मास तो फोटोन का 0 होता है, बट व्हेन इट मूव्स then it has some mass. So from special theory of relativity we can say that the energy of that photon is also equal to E is equals to mc square, where m is the mass of the photon. Okay. So from special theory of relativity. ओके तो ये इक्वेशन, हमें दो इक्वेशन मिल गई. अब इन दोनों की इक्वेशन पे जरा हम आगे थोड़ा वर्कआउट करते हैं. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा रहा हूं. एक इक्वेशन मिली हमको, E इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा. E इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा एंड E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करें तो हमें देखिए कुछ एक एक्सप्रेशन मिलेगा, एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. ओके, तो यहां से c से c कैंसिल आउट कर देते हैं और हमको यहां से लैम्डा की जो वैल्यू डिफाइन होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h ओवर दैट इज m ऑफ c. ओके, now consider a material particle who is moving with velocity v. Okay, so consider a material particle with mass m and velocity v. Okay. So for this case, the wavelength associated with that particle which has mass m, velocity v, that is h, lambda is equals to h over mv. And this mv is nothing but it's the momentum of that particle. So from here we can define that lambda is equals to h upon p. So this is the most famous de Broglie equation. हियर लैम्डा, यहाँ पे जो लैम्डा है ये एसोसिएट हो रहा है बेसिकली वेव नेचर से. इस लैम्डा इज नथिंग बट इट्स अ वेव प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंट कर रहा है. यहाँ पे P जो है वो पार्टिकल को सिग्निफाई कर रहा है. तो यहाँ पे हमें एक यूनिफाइड पिक्चर मिल गया, एक यूनिफाइड इक्वेशन मिल गया. वो यूनिफिकेशन किसके बीच में है? वेवलेंथ और ये बेसिकली मोमेंटम के बीच में. ओके, मोमेंटम आपको पता है ये पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है और लैम्डा जो है वो वेव नेचर को शो कर रहा है. और ये दोनों रिलेट हो रहे हैं बाय ए कांस्टेंट विच इज वी कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट. प्लैंक कांस्टेंट. तो ये एक यूनिफाइड पिक्चर मिल गया हमको लैम्डा और पी में विद दिस कांस्टेंट विच वी कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट. सो यही है हमारा दिस इक्वेशन वी कॉल्ड de Broglie equation. Or here the wavelength associated with that material particle we call de Broglie wavelength. Okay, so ये था हमारा इक्वेशन. अच्छा, इस इक्वेशन के कई फॉर्म्स हैं, यानी इसके कुछ फॉर्म्स, इसी इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल के फॉर्म में भी इसके कुछ फॉर्म्स है. तो वो सारी फॉर्म्स जरा हम डिस्कस करेंगे. ओके, और कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमें डिस्कस करने हैं. तो ये हमारे आगे के वीडियो का जो अगला ये जो पार्ट है, अगला पार्ट है, इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं. तो हमें इक्वेशन तो मिल गई, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और इसी का थोड़ा सा हम इस पे और वर्कआउट करेंगे. ओके, तो ये मैं मिटा रहा हूं. हमें हमारा जो इक्वेशन था वो हमें मिल गया है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी यानी एच अपॉन एम वी. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी विच इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इस इक्वेशन में इफ लैम्डा गोज टू इंफिनिटी, ये लैम्डा इंफिनिटी की ओर अगर मान लो जा रहा है, तो उस केस में जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, देन योर p गोज टू 0 और v गोज टू 0.
देख सकते हैं आप इस इक्वेशन से, लैम्डा इनफाइनाइट, यानी अगर पार्टिकल जो है उसका वेलोसिटी जो है वो जीरो है या बहुत कम है, तो उस केस में उससे एसोसिएटेड जो 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 वेव्स होगी यानी जो वेवलेंथ होगी, दैट अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, विच मीन्स इट्स इनसिग्निफिकेंट. ओके, सो for a significant value of lambda, the velocity of that particle must be some great value. Okay, तभी अब मैं जो मेटेरियल पार्टिकल हम जो लेते हैं उनका वेलोसिटी 10 की पावर 5 या 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड का बेसिकली अप्रोच करते हैं. तो एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, फॉर m is, if m is large, okay, अगर m की वैल्यू अगर आप लार्ज लेते हो, देन लैम्डा, जैसे जैसे m की वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हो तो लैम्डा इज स्मॉल, एंड फॉर m इज स्मॉल अगर वैल्यू लेते हो, देन लैम्डा इज लार्ज. ओके, तो जहां भी जितने भी आपके क्वांटम पार्टिकल्स हैं उन सबका मास आप जानते हैं, दैट्स वेरी स्मॉल. लाइक इलेक्ट्रॉन का मास हम लेते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और उस केस के लिए हमको सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलेगी वेवलेंथ की. पर अगर आप m की वैल्यू लेते हो, मान लीजिए 1 ग्राम 2 ग्राम या 1 kg, तो उस केस में लैम्डा की जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज इनसिग्निफिकेंट वैल्यू यू विल गेट. सो फॉर a significant value of this matter waves, wavelength of matter waves, you required a sufficient value of velocity and a very sufficient value of mass. Okay, so ये कुछ important points थे इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो कि हमने भी डिस्कस किए. अब जरा इस इक्वेशंस के डिफरेंट फॉर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आपको क्या रिलेशन मिलेगा. तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर हम इस इक्वेशन को देखें, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हम एक रिलेशन बना लेते हैं पहले मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में. तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv². तो इसमें m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये बनेगा m² v² डिवाइड बाई 2l. तो ये बनेगा p² बाई 2l. तो यहां से p की वैल्यू हमें मिल सकती है p इज इक्वल टू √2mk. अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें हमारी ये लैम्डा इज इक्वल टू h/p में, तो यहां से हमको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m k. तो ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में वेवलेंथ का. काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में वेवलेंथ का ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है. इस पे न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में. और दूसरा जो इसका रिलेशन मिलेगा कि जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, तो उस चार्ज पार्टिकल को जब हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सीलरेट कराएंगे, ओके, उस केस में वेवलेंथ क्या होगा. ओके, सो जो नेक्स्ट हम इसका इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं that is wavelength for a charge particle accelerated with potential difference that is v. ओके, इस केस के लिए जरा हम इसको डिराइव करते हैं. तो देखो अगर कोई चार्ज पार्टिकल को आप जो है वो v पोटेंशियल डिफरेंस से डाल देते हैं तो वो मूव करेगा, तो उस केस में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी. ऑब्वियस सी बात है जितना आपने उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ठीक है, वही तो उसको काइनेटिक एनर्जी में गेन कराएगा. तो उस केस में आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज E इंटू वी. ठीक है, E इंटू वी आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म कर देगा. सो K इज इक्वल टू EV. सो इसको हम वापस से अपने फॉर्मूले में पुट करें तो हमें हमारा वेवलेंथ का टर्म्स मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ V. तो ये वैल्यू अगर हम डाल दें इसमें
सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं हम, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इस के की जगह। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम ई इंटू कैपिटल वी। तो ये हमारा एक और एक्सप्रेशन बन गया। कितने एक्सप्रेशन बन गए अब तक हमारे पास, ये एक एक्सप्रेशन तो मेन एक्सप्रेशन है ये वाला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये हमारा सबसे मेन एक्सप्रेशन है। और उसके बाद ये एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये एक्सप्रेशन है पोटेंशियल के टर्म्स में, किसी पोटेंशियल डिफरेंस में किसी चार्ज पार्टिकल को डाल दें तो ये हमें एक्सप्रेशन मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m EV। अच्छा, ये एक्सप्रेशन का एक थोड़ा इस पे वर्कआउट करना जरूरी है क्योंकि ये इस पे काफी ज्यादा न्यूमेरिकल मिलते हैं और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसको हमें जरा सा डिराइव करना होगा। ओके, तो इसी टॉपिक को यानी वेवलेंथ फॉर ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी पे थोड़ा सा और वर्कआउट करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए इसको थोड़ा सा और वर्कआउट करेंगे, इसका एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन के केस में हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस में डाला गया हो इन जनरल भी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें वैल्यू पुट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज द पावर -34 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज द पावर -31 इंटू ये मास है इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम में है, इंटू ई यानी 1.6 इंटू 10 रेज द पावर -19 इंटू वी। तो ये सारा का सारा वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां जब ये सारा कैलकुलेट करके आप देख लीजिए कैलकुलेटर से, तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी दैट इज 12.27 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया। सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पे लैम्डा का जो एक्सप्रेशन है वो सीधे का सीधा आपका v के टर्म्स में आ गया है, v के टर्म्स में हमें मिल गया, यानी सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमें ये एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जाए, उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस v में डाला जाए, मान लीजिए 30, 40, 80 वोल्ट जो भी डाल दिया जाए, तो उसकी बेसिस पे आप इसकी सीधे वेवलेंथ निकाल लेंगे। इस पे बेस आपको न्यूमेरिकल काफी सारे मिलते हैं। और ये अगर ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, सीधे के सीधा एक्सप्रेशन आपको 4 ऑप्शन से ढूंढना रहता है। ओके, अच्छा ये एक्सप्रेशन हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। अभी एक और एक्सप्रेशन है जिसके जो कि इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पार्टिकल को थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर है पार्टिकल, तो उस केस में उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो नेक्स्ट इसका एक और एक्सप्रेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, पार्टिकल इन थर्मल इक्विलिब्रियम। पार्टिकल इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो देखेंगे जरा, दैट इज पार्टिकल इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर पार्टिकल थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उस टर्म पे उसका जो काइनेटिक एनर्जी हम डिफाइन करते हैं दैट इज K इज इक्वल टू 3/2 kT। और लैम्डा और K का रिलेशन आपको पता ही है क्या था, अभी डिस्कस किया था। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस m K। ओके, यही था ना। ओके, तो दैट इज अंडर रूट 2m K। अच्छा, इसमें K की वैल्यू पुट कर दे तो हमें हमारा डिजायर्ड वैल्यू मिल जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू 3/2 kT। तो यहां से 2 से 2 कट गया, तो हमारा जो लैम्डा मिल गया दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट थ्राइस m kT। तो ये हमें मिल गया एक लैम्डा का एक्सप्रेशन जब पार्टिकल थर्मल इक्विलिब्रियम में है। m है मास, T है टेम्परेचर और K है हमारा कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, तो चलिए
ये सारे एक्सप्रेशन मैं डिस्कस कर लिए, एक बार ये सारे एक्सप्रेशन को मैं फिर से लिख देता हूँ। तो इन सारे एक्सप्रेशंस को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, जो भी हमारे एक्सप्रेशन आए, तो ताकि आपको ये याद रहे। तो इसमें हमने जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये कुछ इस तरीके के हैं। एक एक्सप्रेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी विच इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अब इसका हमने देखा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, तो एक एक्सप्रेशन मिला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम के, ठीक है। इसके बाद एक एक्सप्रेशन हमको मिला जब हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस में डाला, तो वो मिला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम ई वी, एंड फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए हमें लैम्डा मिला था 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ओके। और एक और एक्सप्रेशन मिला हमको टेम्परेचर के टर्म्स में H अपॉन अंडर रूट थ्राइस एम के टी। तो इतने सारे हमें एक्सप्रेशन डी ब्रोए वेवलेंथ के मिले, इतने सारे हमको एक्सप्रेशन जो है वो डी ब्रोए के मिले। सारे के सारे एक्सप्रेशन मैंने आपको सामने करके दिखा दिए, और इन पे जो आपका जो डी ब्रोए पे क्वेश्चन भी आते हैं बीएससी और इंजीनियरिंग फिजिक्स में, और इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं छोटा सा आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, वो प्रॉब्लम अगर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट सारे ही प्रॉब्लम कर लेंगे, इसमें कोई बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आता, सब कुछ गिवन रहता है, आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। पार्टिकल आपको अलग अलग दिए रहते हैं, ओके। कई बार पार्टिकल आपको कंपेरिजन के टर्म्स में दे देगा कि भाई इन पार्टिकल को एक अल्फा पार्टिकल ले लिया, एक प्रोटॉन ले लिया, उनका फिर वेलोसिटी आपस में ही उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। पर ये फॉर्मूले इतने आपको पता होने चाहिए डी ब्रोए हाइपोथेसिस के और मैटर वेव्स के, ओके। तो चलिए एक इस पे न्यूमेरिकल करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए, और इससे हमारा कंपैरिजन भी काफी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा लिखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड, लिखेंगे फाइंड ये भी मिटा देता हूं मैं ताकि थोड़ी जगह और हमारे पास बन जाए। या द प्रॉब्लम इज फाइंड द wavelength of de Broglie, find the wavelength of de Broglie wave associated with number 1 a macro particle of 1 gram moving with 10 raised the power 3 meter per second. Second B part, माइक्रो पार्टिकल, या माइक्रो छोड़े सीधे लिखें इलेक्ट्रॉन moving with 10 raised the power 6 meter per second, ओके। तो चलिए इन दोनों को जरा हम सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले हमने लिया है 1 ग्राम का पार्टिकल, आप चाहे तो इसको पहले सॉल्व कर ले पॉज करके, है ना, तो आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा, वरना मैं तो करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट ए, यहाँ पे डिफाइन किया माइक्रो पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम मूविंग विद 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। हियर एम इज 1 ग्राम, तो ये हो गया 10 रेज द पावर -3 किलोग्राम, एंड वेलोसिटी इज 10 रेज द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका हम जरा निकालते हैं वेवलेंथ, तो ये देगा h अपॉन एम वी। h की वैल्यू पता है 6.63 इंटू 10 रेज द पावर -34 जूल सेकेंड डिवाइड बाई 10 रेज द पावर -3 किलोग्राम और इंटू 10 रेज द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, सारी ऐसा यूनिट्स हैं। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना
6.63 into 10 raised the power minus 34 meter. Okay, 6 into 6 3 into 10 raised the power minus 34 मीटर. तो ये जो वेवलेंथ है ये एक माइक्रो पार्टिकल यानी 1 ग्राम यानी 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम पार्टिकल के साथ एसोसिएट हुआ है. तो ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है. देखिए ये डिटेक्टेबल नहीं है, ठीक है, मेजरेबल वैल्यू नहीं है. ये जो वैल्यू आपकी आ रही है 6.60 into 10 raised the power minus 34 मीटर. सो दैट्स वाई जब हम मैक्रोस्कोपिक वर्ड में बात करते हैं तो यहाँ पे मैटर वेव्स का जो वैल्यू है दैट इज इनसिग्निफिकेंट वैल्यू. ओके, एंड नेक्स्ट जो बी पार्ट है इसका दैट इज m इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 9.1 into 10 raised the power minus 31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास, और इसकी वेलोसिटी है 10 raised the power 6 मीटर पर सेकेंड. तो जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं. यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू वही h अपॉन mv, h की वैल्यू डाल दें 6.63 into 10 raised the power minus 34 डिवाइड बाई मास है इसका 9.1 into 10 raised the power minus 31 और वेलोसिटी है 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे देखें ये कैलकुलेशन बनेगी 6.63 डिवाइड बाई 9.1. ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो ये देगा 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 raised the power minus 6. तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 9. इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ 0.73 कुछ वैल्यू आएगी. तो ये वैल्यू देखिए कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल रही है इलेक्ट्रॉन के केस में अगर इस वेलोसिटी से चलता है. तो ये कुछ एक्सरे का आपको वेवलेंथ मिलेगा. 1 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्सीमेट एक्सरेज का आपको जो वेवलेंथ होता है दैट इज ऑलमोस्ट देयर. तो ये कंपैरिजन हो गया मैक्रो और माइक्रो पार्टिकल के डी ब्रोए वेवलेंथ के बारे में. तो आज का वीडियो में हम इतना ही रखेंगे. तो आज के वीडियो में बेसिकली हमने क्या क्या जाना, हमने जाना जो मैटर वेव्स हैं वो डी ब्रोए का हाइपोथेसिस क्या था, उसके बेसिस पे हमने मैटर वेव्स का जो है वेवलेंथ का इक्वेशन बनाया वेवलेंथ और मोमेंटम के फॉर्म में, उसके अलग अलग फॉर्म्स देखे और एक ये छोटा सा कंपैरिजन हमने किया. तो इस वीडियो में इतना ही. अगला जो वीडियो इस सीरीज में आएगा उसमें हम बात करेंगे इसका एक्सपेरिमेंट, यानी डेविसन एंड जर्मन ने इसको इस पे एक्सपेरिमेंट किया 1927 में और उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन सच में डिफ्रैक्शन होता है, उसमें वो वेव्स एसोसिएट करता है, यानी कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे कहीं पे इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे जैसा कि वेव्स में होता है. तो वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फिर डी ब्रोए को नोबेल प्राइज मिला. सो दैट्स अ वेरी फेमस इक्वेशन इन बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स. अभी हमने बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट नहीं किया है. तो ये क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्वांटम मैकेनिक्स को करते हैं. तो ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही आता है. ओके, और इन वेव्स का वेलोसिटी क्या है वो भी हम निकालेंगे अपने आगे वाले वीडियोज में इससे रिलेटेड. सो इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो डिस्कशन हो उसको जरूर बताएं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.